Hello everyone, welcome to the session. I am Tavish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically आज हम बात करने वाले हैं डेटा अरेंजमेंट इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब डेटा अरेंजमेंट इन अ सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म में डेटा को अरेंजमेंट कैसे होता है, डेटा का अरेंजमेंट कैसे होता है और उसको अरेंज कैसे करना होता है। ओके, इससे पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था डेटा अरेंजमेंट इन अ लीनियर फॉर्म। एक रो में जब हम चीजों को अरेंज करते हैं तो वो कैसे करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक सर्कल पर अरेंजमेंट अगर हमें करना हो तो वो किस तरीके से होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। देखो, जब हम रो में किसी चीज को अरेंज करते हैं, भाई लेट्स सपोज दिस इज अ रो, उसमें इस रो पे हमें किसी चीज को अरेंज करना है, ये प्लेसेस है। अब जब हम चीजों को रो में अरेंज करते हैं तो वहां पर हमारे लिए आसान होता है ये पता लगाना कि भाई इसका लेफ्ट क्या है और इसका राइट क्या है। जाहिर सी बात है, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम सर्कल में ये पता करना चाहिए भाई इसका लेफ्ट कौन सा है, इसका राइट कौन सा है, तो वो कैसे करेंगे। ओके, देखो, जब भी सर्कल में लेफ्ट और राइट पता करने की बात आती है तो जब भी आपको वो राइट बोले तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करना है। ओके, और अगर आपको वो लेफ्ट बोले तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज मूव करना है। ओके, अब लेट्स सपोज यहाँ पर एक इस सर्कुलर, लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कुलर टेबल। ओके, और यहाँ पर पी बैठा हुआ है, ये यहाँ पर पी बैठा हुआ है। ओके, और अब ये लेफ्ट, मैं ये कैसे बोल रहा हूँ कि भाई अगर उसने राइट बोला तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, लेफ्ट बोला तो क्लॉकवाइज जाना है। अब क्योंकि ये यहाँ पर पी बैठा हुआ है तो इसका फेस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि किधर है, किस तरफ है, टेबल की सेंटर की तरफ है या टेबल से कहीं दूसरी तरफ है, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो पी यहाँ पर बैठा हुआ है इसका फेस एज अ सेंटर की तरफ है इस टेबल के। ओके, और अगर इसका फेस एज अ सेंटर की तरफ है तो हम राइट एंटी क्लॉकवाइज को मानेंगे, लेफ्ट क्लॉकवाइज को मानेंगे। अगर इसका फेस कहीं दूसरी तरफ है तो ये चीजें एकदम रिवर्स हो जाएंगी, पलट जाएंगी। ओके, अब लेट्स सपोज मुझसे कहा गया कि ये पी बैठा है और इसका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है और एस इसके एकदम राइट में बैठा है। एस इसके राइट में बैठा है। अब मुझे बताओ कि एस की पोजीशन ये होगी या एस की पोजीशन ये होगी। तो क्योंकि उसने राइट बोला, राइट अगर उसने बोला और उसका फेस ऐसा सेंटर की तरफ है तो उसने राइट बोला तो हम किस तरफ को जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे। ओके, क्लॉकवाइज क्या होता है, लेट्स सपोज दिस इज अ क्लॉक, दिस इज अ वॉच। ओके, और वॉच कैसे चलती है, ऐसे चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बजता है ना घड़ी में। तो ये तो हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही हो जाएगी घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की रिवर्स डायरेक्शन। ओके, तो क्योंकि जो पी बैठा हुआ है उसका फेस ऐसे सेंटर की तरफ है और उसने बोला कि राइट है, तो राइट में हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी अगर इधर चलती है, इधर से चलती है ऐसे, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पी का राइट ये हो जाएगा और एस की पोजीशन ये हो जाएगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनकी हेल्प से समझेंगे कि डेटा अरेंजमेंट इन सर्कुलर फॉर्म पर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और उन्हें सोल्व कैसे करना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट अ बुफेट 6 स्वीट्स आर इन अ सर्कुलर ऑर्डर ऑन अ टेबल, बर्फी इज अपोजिट टू कोवा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल बना लेता हूं। दिस इज माय सर्कुलर टेबल। ओके, मुझे पता है सर्कल एकदम ये परफेक्ट नहीं है लेकिन सर्कुलर तो है। एट अ बुफेट 6 स्वीट्स आर इन अ सर्कुलर ऑर्डर, सर्कुलर ऑर्डर में यहाँ पर स्वीट्स रखी हुई है। अब ये बोल रहा है कि भाई बर्फी इज अपोजिट टू कोवा। बर्फी, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर बर्फी मान लूं तो कोवा उसके एकदम अपोजिट में हो जाएगा। और इसने कितना बोला, 6 स्वीट, मतलब 6 स्वीट्स हैं। तो ये हो गई 1 2 3 और 4 5 और 6। तो बर्फी अगर मैंने यहां पर मान ली तो कोवा उसके एकदम अपोजिट में है, तो ये कंडीशन तो अपनी हो गई पूरी। ओके, अब यहाँ पर देयर इज 1 स्वीट बिटवीन लड्डू एंड बादाम हलवा। अभी बोल रहा है कि भाई 1 स्वीट जो लड्डू है, लड्डू और बादाम हलवा, बादाम हलवा, इनके बीच में एक स्वीट्स रखी हुई है। ओके, अब हो सकता है कि भाई, चलो इसको बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या है, गुलाब जामुन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ कोवा। अब जो गुलाब जामुन है वो एकदम इमीडिएट राइट ऑफ कोवा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर राइट है, अगर राइट आपसे बोला गया तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि सभी का इसमें देखो फेस बताया नहीं गया ना कि किस तरफ है, तो हम सभी का फेस ऐसे सेंटर की तरफ मानेंगे। ओके, और जब हम फेस को सेंटर की तरफ मान रहे हैं तो हम राइट हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, तो इसने क्या बोला, इसने बोला गुलाब जामुन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ कोवा। अब ये क्योंकि ये कोवा है तो इसका एकदम राइट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, क्या बोला इसने, गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन यहां पर आ जाएगा। ओके,
अब आगे क्या बोल रहा है, रसमलाई इज वन ऑफ द स्वीट्स। अब ये वाली इंफॉर्मेशन देखो, इसने बोला था कि भाई लड्डू और बादाम हलवा के बीच में एक डिश है। ओके, तो लड्डू हो सकता है कि भाई लड्डू, एक तो मतलब अरेंजमेंट हो सकता है कि लड्डू यहाँ पर हो और बादाम हलवा यहाँ पर हो, और इसका रिवर्स भी तो हो सकता है कि भाई बादाम हलवा यहाँ पर हो, और हो सकता है कि भाई लड्डू यहाँ पर हो, ये भी तो हो सकता है। अब बची कौन सी स्वीट्स, रसमलाई इज वन ऑफ द स्वीट्स, बची कौन सी, रसमलाई, तो रसमलाई यहाँ पर आ जाएगी। ओके, यहाँ पर रसमलाई आ गई। अब ये बोल रहा है कि भाई विच स्वीट इज 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ गुलाब जामुन। अब हमें ये बताना है कि भाई गुलाब जामुन से लेफ्ट में दूसरी कौन सी चीज है। अब क्योंकि सभी का फेस ऐसा सेंटर की तरफ है, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज हो जाएगा। और क्योंकि ये गुलाब जामुन है, और इसने क्या पूछा, 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ गुलाब जामुन, तो पहला प्लेस और दूसरा प्लेस लेफ्ट में हम की क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, रसमलाई। इसका सीधा सा मतलब है कि सी ऑप्शन रसमलाई हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस सर्कुलर अरेंजमेंट में बनते हैं। एक बार आपने इन्फॉर्मेशन को पढ़ा और उस पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, और सभी जो आपने ये अरेंजमेंट बनाया है ना, ये सभी कंडीशन इसमें ट्रू होनी चाहिए। मतलब बर्फी इज अपोजिट टू कोवा, बिल्कुल बर्फी जो है वो एकदम अपोजिट है कोवा के। ये सभी कंडीशन इस अरेंजमेंट में फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके आपका अरेंजमेंट सही होगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 6 डिशेस A to F आर अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर टेबल। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो ये एक सर्कुलर टेबल मैंने बना ली, और डिशेस कितनी है, A to F। ए का क्या होता है 1, ए की पोजीशन 1, और F की क्या होती है 6, तो टोटल डिशेस ये कितनी हो गई, 6 हो गई। तो मैं यहाँ पर 6 पोजीशन बना लेता हूँ, 6 प्लेसेस में यहाँ पर बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया और ऐसा आ गया। ओके, और 6 डिशेस A to F आर अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर टेबल among which 2 are starters, 2 are main course and 2 are desserts। ओके, अब उन 6 डिशेस में से 2 कौन सी हैं, 2 तो है अपनी स्टार्टर्स और 2 है अपनी मेन कोर्स, और भाई और क्या है अपने पास, और क्या है, 2 अपने पास डेजर्ट्स हैं, 2 अपने पास डेजर्ट्स है। ओके, 2 स्टार्टर्स हो गए, 2 मेन कोर्स और 2 डेजर्ट्स। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ए इज एडजेसेंट टू एफ। अब जो ए डिश है, हमें नहीं पता वो स्टार्टर है, मेन कोर्स है, डेजर्ट्स है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता अभी। लेकिन ये बोल रहा है कि ए इज एडजेसेंट टू एफ, ए जो है वो एफ के एडजेसेंट में है। अगर मैं ए को यहां पर मान लूं, तो इसका एडजेसेंट मतलब इसके बगल वाला ये प्लेस भी हो सकता है, इसके बगल वाला ये प्लेस भी हो सकता है। तो हो सकता है एफ इस पर हो सकता है एफ इस पर हो। तो अभी हमें ये कंफर्म तो नहीं है, चलो एक बात तो ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सी इज नॉट एडजेसेंट टू आइदर बी और ई। अब जो सी डिश है वो क्या है, वो बी और ई के एडजेसेंट मतलब बगल में नहीं हो सकती। ओके, अब यहां पर डी इज मेन कोर्स इज एडजेसेंट टू डेजर्ट्स। अब यहां पर ये बोल रहा है कि डी इज मेन कोर्स, डी जो है वो मेन कोर्स है और वो एडजेसेंट टू डेजर्ट्स है। यहां पर भी मैं इसे लिख लेता हूं, देखो डी अपना क्या है, मेन कोर्स है, और वो एडजेसेंट है, मतलब एडजेसेंट टू डेजर्ट्स, वो क्या है, एडजेसेंट टू डेजर्ट्स है। ओके, चलो जी ये बात भी हो गई, डी इज मेन कोर्स एंड इज एडजेसेंट टू डेजर्ट्स। बोथ दी स्टार्टर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अब देखो एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी, तीसरी कंडीशन लिख लेते हैं, बोथ स्टार्टर्स आर एडजेसेंट। मतलब जो जो 2 स्टार्टर हैं वो एक दूसरे के अगल बगल हैं, एक दूसरे से दूर नहीं है, उनके बीच में एक भी डिश नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बोथ स्टार्टर्स हैं, बोथ स्टार्टर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, अपने ही वो एडजेसेंट है। ओके, चलो ये बात भी हो गई। अब यहां पर ए इज अपोजिट अ डेजर्ट विच इज नॉट बी, ये अपनी कंक्रीट इंफॉर्मेशन अब जाके हमें मिली है। ए इज अपोजिट अ डेजर्ट, अब जो ए है, ए मैंने ये माना हुआ है, तो इसके अपोजिट में ये हो जाएगा, और ये बोल रहा है कि वो एक डेजर्ट है। ये क्या है, ये अपना एक डेजर्ट है, और ये बोल रहा है कि भाई वो बी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये बी तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब अपनी इंफॉर्मेशन को समझते हैं। देखो ये जो हमने की पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, अब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो कि ये बोल रहा है कि भाई डी जो है वो मेन कोर्स है और वो एडजेसेंट टू डेजर्ट्स है। अगर ये बी मेरा डेजर्ट है, हालांकि इसने इस कंडीशन में, लास्ट वाली कंडीशन में खुद से बता दिया, तो बी जब मेरा डेजर्ट है, अगर मैं इसको भी डेजर्ट मान लूं, इसको भी मैं डेजर्ट मान लूं, तो ये कंडीशन, तो डी मेरा यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, ये एक मेन कोर्स हो जाएगा।
तो मेरी ये वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। ये वाली कंडीशन कैसे पूरी हो गई? देखो, इसने बोला कि जो डी है ना वो मेन कोर्स है और वो एडजेसेंट टू डेजर्ट्स, मतलब डेजर्ट्स के बीच में है, डेजर्ट्स के उसके दोनों तरफ डेजर्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखो डेजर्ट इसके यहाँ पर भी है और इसके दूसरी तरफ भी डेजर्ट्स हैं और ये मेन कोर्स, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो मेरी एकदम पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखो, अब ये बोल रहा है कि भाई बोथ स्टार्टर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। इसे भी छोड़ते हैं, ये वाली चेक करते हैं पहले। देखो सी जो है वो बी और ई, सी जो है वो बी और ई के पास तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, अब यहां पर अगर मैं यहां पर सी को मान लू, यहां पर सी, एक सेकेंड, अब ये जो एफ है ना, एफ और क्योंकि एफ को इसके सी अगर मैं यहां मान लूंगा, देखो सी अगर मैं यहां मानता हूं तो ये बोल रहा है बी और ई के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो बी तो यहां है नहीं, तो अगर बाई चांस यहां पर ई आ गया तो ये उसके एडजेसेंट तो हो जाएगा, तो ये तो हम नहीं कर सकते। तो अगर मैं सी को यहां मानता हूं, सी को मैं यहां मानता हूं और एफ को मैं यहां पर मान लेता हूं। ओके, एफ को अगर मैं यहां पर मान लेता हूं और सी को यहां पर मान लेता हूं, तो बी और ई, बी और ई, तो बी को अगर मैं यहां मानूं, बी को अगर मैं यहां मानूं, तो इसने क्या बोला? देखो सी जो है वो बी और ई के एडजेसेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो सी तो यहां पर हो गया और बी अगर मैं इसे मान लेता हूं और ई अगर मैं इसे मान लेता हूं, ई अगर मैं इसे मान लेता हूं, तो देखो मेरी ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई कि भाई जो सी है वो बी और ई के एडजेसेंट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई बोथ स्टार्टर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अब जो दोनों स्टार्टर है ना वो एक दूसरे के एडजेसेंट है। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये भी देखो, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना ई, ये हो गया डी, ये सी, ए, एफ और बी, और ई जो है वो एक डेजर्ट है, सी जो है वो भी एक डेजर्ट है। ओके, और जो डी है वो क्या है? वो मेन कोर्स है। अब रह गई हमारी ये वाली कंडीशन, बोथ स्टार्टर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर मैं एफ को मैं एक स्टार्टर मान लू, एफ को ए इज एडजेसेंट टू एफ, अगर मैं इसको एक स्टार्टर मान लूं, तो यहां पर क्या बताया गया कि भाई उसका एडजेसेंट, उसके बगल वाला क्या हो जाएगा? उसके बगल वाला भी स्टार्टर होगा। तो अगर एफ स्टार्टर है तो इसके बगल में तो बी भी है और ए भी है, तो अगर मैं एफ को स्टार्टर मानूं तो यहां पर हो सकता है भाई ये वाला स्टार्टर हो, और हो सकता है मतलब अगर एफ को मैंने स्टार्टर मान लिया तो हो सकता है ये इसके इस वाली साइड में ये स्टार्टर रखा हुआ हो, और हो सकता है कि भाई ये स्टार्टर ना हो, ये मेन कोर्स हो। ओके, और हो सकता है कि भाई इस वाली अगर ये दोनों स्टार्टर है, भाई एफ स्टार्टर है उसके ये वाला भी स्टार्टर है, तो मेन कोर्स फिर ए हो जाएगा, और अगर एफ स्टार्टर है और उसके साइड में ए स्टार्टर है तो फिर ये मेन कोर्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से देखो दो तो अपने पास स्टार्टर अरेंज हो गई और दो मेन कोर्स, यहाँ पर एक मेन कोर्स इन दोनों में से एक हो जाएगा और एक मेन कोर्स हो जाएगा और दो डेजर्ट हो गए। तो कुल मिलाकर ये सभी चीजों को हमने, सभी डिशेस को इस सर्कुलर टेबल पर अरेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर आप चाहें तो इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं। देखो दोबारा से हम एक बार वेरीफाई कर सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ए इज एडजेसेंट टू एफ, देखो ए ये रहा और एफ इसके एडजेसेंट में है, इसका मतलब ये की इंफॉर्मेशन इसमें, ये की कंडीशन इसमें मतलब फुलफिल हो गई है। सी इज नॉट एडजेसेंट टू आइदर बी और ई, अब जो सी है वो बी और ई के एडजेसेंट नहीं है, ये वाली कंडीशन भी इसमें फुलफिल हो गई। अब ये बोल रहे हैं डी इज मेन कोर्स, जो डी है वो मेन कोर्स है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। ओके, इज एडजेसेंट टू डेजर्ट, ये दोनों डेजर्ट मतलब डेजर्ट के बीच में है, इसके दोनों तरफ डेजर्ट है। ओके, इसके एडजेसेंट पे डेजर्ट है, तो देखो एडजेसेंट पे डेजर्ट है, ये कंडीशन भी पूरी हो गई। अब यहाँ पर बोथ दी स्टार्टर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, अब जो दोनों स्टार्टर हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो भाई हो सकता है ये दोनों स्टार्टर और ये मेन कोर्स हो सकता है ये दोनों स्टार्टर हो और ये मेन कोर्स हो, बिल्कुल सही। ए इज अपोजिट टू डेजर्ट, ए जो है वो एक डेजर्ट के अपोजिट में है, बिल्कुल सही, विच इज नॉट बी, और वो बी नहीं है, जाहिर सी बात है वो ई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी कंडीशन यहां पर इसमें फुलफिल हो रही है। अब हम क्वेश्चन को चेक करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच डिश इज अपोजिट ई, ई के अपोजिट में कौन सी डिश है और वो कौन सी है? ए है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, यहां से लेकर यहां तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्वेश्चन बदला हुआ है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, उस इंफॉर्मेशन को ही एक बार में ड्रॉ करता हूं बहुत जल्दी से, क्विकली एकदम। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अपना ई आ जाएगा, यहां पर डी आ जाएगा, और यहां पर क्या था? यहां पर अपना ए था, और यहां पर था क्या था? यहां पर बी था, और यहां पर एफ था, यहां पर सी था, और ई क्या था उसमें? ई था अपना डेजर्ट, ई अपना डेजर्ट था, और डी मेन कोर्स था, और ये भी अपना डेजर्ट था, और ये ए डिश कौन सी थी? ए अपना हो सकता है स्टार्टर हो और हो सकता है मेन कोर्स हो।
और ये क्या था, ये भी हो सकता है स्टार्टर हो और हो सकता है मेन कोर्स हो। नहीं नहीं, ये तो स्टार्टर ही होगा लाजमी, क्योंकि ये स्टार्टर होने से तभी तो आजू बाजू वाले इसके मेन कोर्स हो सकते हैं। स्टार्टर होंगे या मेन कोर्स होंगे, तो ये भी स्टार्टर ये मेन कोर्स हो सकता है। ओके, लेकिन एफ तो डेफिनेट है कि ये सिर्फ स्टार्टर है। ओके, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब इन ऑप्शंस, दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। देखो, क्या बी डेजर्ट है? भाई बी तो डेजर्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये या तो मेन कोर्स हो सकता है या स्टार्टर हो सकता है, तो ये तो गलत है। एफ मेन कोर्स है, एफ तो बिल्कुल भी मेन कोर्स नहीं है, ये भी गलत है। एफ इज अ स्टार्टर। अब एफ तो स्टार्टर है अपने पास यहाँ पर, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमें करेक्ट लग रही है। अगली भी चेक करते हैं, बी इज स्टार्टर। क्या बी स्टार्टर है? अब देखो, एफ अगर स्टार्टर है तो उसका एडजेसेंट वाला भी स्टार्टर है, क्योंकि इसने बोला कि जो स्टार्टर है वो एक दूसरे के एडजेसेंट है। ये बोला है ना, बोथ द स्टार्टर आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो अगर डेफिनेट है तो कि एफ तो स्टार्टर है। अब हो सकता है कि भाई ए स्टार्टर हो और हो सकता है बी स्टार्टर हो, तो ये तो हमारे पास कंफर्म नहीं है, लेकिन एफ स्टार्टर है ये कंफर्म है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखो सेम इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, सिर्फ क्वेश्चन बदला हुआ है। ओके, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, मैंने लीनियर, जब मैं डेटा अरेंजमेंट इन लीनियर फॉर्म पढ़ा रहा था, कि एक बार तुम इंफॉर्मेशन को ढंग से पढ़ लो, उसके बाद उसी से 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, इसलिए मैं बोल रहा था। देखो यहाँ पर देखो 6 डिशेस, वही सेम चीज है, तो मैं सबसे पहले वही डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। तो उसमें 6 डिशेज हैं, और उसमें यहाँ पर ये जो है ए यहाँ पर है, और सी, ये क्या है, सी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, और बी यहाँ पर है। ओके, ये अपना एक डेजर्ट है, ये भी अपना एक डेजर्ट है, डी अपना जो है वो मेन कोर्स है, ए हो सकता है स्टार्टर हो सकता है मेन कोर्स हो, एफ डेफिनेट स्टार्टर है, ये तो बिल्कुल तय है कि एफ स्टार्टर है, और हो सकता है ये एक स्टार्टर हो या एक मेन कोर्स हो। ओके, चलो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? वन ऑफ द डेजर्ट इज अपोजिट टू द मेन कोर्स। अब अपने पास एक तो मेन कोर्स ही है, ये बोल रहा है कि भाई मेन कोर्स के अपोजिट में एक एक वन ऑफ द डेजर्ट, वन डेजर्ट में से एक, वन ऑफ द डेजर्ट इज अपोजिट टू मेन कोर्स। तो इस एक तो मेन कोर्स अपने पास है, इसके अपोजिट में तो स्टार्टर है, डेजर्ट तो नहीं है। लेकिन अगर ए अपना मेन कोर्स बनता है तो उसके अपोजिट में डेजर्ट है, और बी अगर अपना मेन कोर्स बनता है तो उसका अपोजिट में सी है, जो कि एक डेजर्ट है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए अ मेन कोर्स इज अपोजिट ए स्टार्टर। अब ये मत समझ लेना कि ये ए, ये वाला ए है, ये है ए एक। अ मेन कोर्स इज अपोजिट टू ए स्टार्टर, मतलब अ मेन कोर्स इज अपोजिट टू अ स्टार्टर। अब ये अपने पास एक स्टार्टर है, क्या इसके अपोजिट में मेन कोर्स है? जी बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज ए स्टार्टर, क्या ए एक स्टार्टर है? अब एफ तो डेफिनेट स्टार्टर है, इसके एडजेसेंट वाला भी स्टार्टर है, तो अब हमें ये नहीं पता कि इसका एडजेसेंट वाला ये वाला स्टार्टर है या ये वाला स्टार्टर है। अगर तो जब हमें कंफर्म नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ए इज ए स्टार्टर, ये ए एक स्टार्टर नहीं है, तो इसे हम रोंग कर देंगे, मतलब ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ओके, मोर देन वन, अभी बोल रहा है कि भाई जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, क्या इनमें से एक से ज्यादा करेक्ट है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो मोर देन वन भी करेक्ट होगा। ओके, सो इस तरीके से इस ये क्वेश्चन था, हमने इसे भी सोल्व कर लिया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखो सेम इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, इस वजह से डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत मजे से हम करेंगे और कर रहे हैं। मजा आता है यार करने में, क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन है, सिर्फ क्वेश्चन बदला हुआ होता है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फिर से वही सेम डायग्राम बनाऊंगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर था अपना ई, और यहाँ पर क्या था ए, यहाँ पर सी, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर डी, और यहाँ पर एफ। ओके, अब हमें पता है भाई ये तो मेन कोर्स है, ये अपना जो है डेजर्ट है, ये भी डेजर्ट है, ये हो सकता है स्टार्टर हो सकता है मेन कोर्स हो, ये डेफिनेटली स्टार्टर है, और ये भी स्टार्टर और मेन कोर्स के बीच में हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच डिश इज एडजेसेंट टू बी। अब बी के एडजेसेंट में कौन सी डिशेस हैं? अब बी अपने पास कौन सा ये है, उसके एडजेसेंट में एक तो ई है और एक एफ है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ई एंड एफ, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन अब इस बार चेंज है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 2 4 6 8 8 है यहाँ पर, 8 अल्फाबेट्स, आर सिटिंग राउंड दिस सर्कल एंड आर फेसिंग टू द सेंटर। अब यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल है और इस पर 8 बंदे बैठे हुए हैं। 8 में बैठा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6
7 8। ओके, अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। देखो, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। P जो है सेकंड टू द राइट ऑफ T। अगर मैं T यहां पर मान लू तो सेकंड टू द राइट, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, यहां पर P आ जाएगा। ओके, अब ये बोल रहा है कि T जो है हु इज नेबर ऑफ R एंड V। T के नेबर R और V है, तो हो सकता है कि भाई R इधर बैठा हो, V इधर बैठा हो, और ये भी हो सकता है कि भाई V इधर हो और R इधर हो, क्योंकि T के दोनों नेबर है। और हमें ये नहीं पता कि R किस साइड बैठा है और V किस साइड बैठा है। अभी के लिए हम ऐसे कर लेंगे और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वहां से हमें क्लियर हो जाएगा। S इज नॉट द नेबर ऑफ P। अब ये बोल रहा है कि भाई S जो है वो P का नेबर तो बिल्कुल भी नहीं है, और P ये है, तो S तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता इस वाले प्लेस पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। V इज द नेबर ऑफ U। अब यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई जो V है, V को अगर मैं यहां मानता हूं, अभी हमें कंफ्यूजन थी ना, कि अब कंफ्यूजन क्या थी, हमें ये कंफर्म नहीं था कि इस वाली साइड पे V है या R है। अब ये बोल रहा है कि भाई V इज द नेबर ऑफ U। U अगर मैं यहां पर रखता हूं तो V का नेबर जाहिर सी बात है यहां पर हो जाएगा, तो U का नेबर V हो जाएगा, तो R तो यहां नहीं हो सकता। तो ये अभी तक अपना करेक्ट कॉम्बिनेशन, ओ सॉरी अरेंजमेंट बनता जा रहा है। ओके, और आगे देखो क्या बोल रहा है। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। Q जो है वो S और W के बीच में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो, अगर मैं फॉर एन एग्जांपल S को यहां मान लेता हूं, क्योंकि हमें बोला गया कि S इज नॉट द नेबर ऑफ P, S यहां पर नहीं हो सकता। तो अगर मैं S को यहां पर मान लेता हूं, ओके, जो कि हमारी ये भी कंडीशन, देखो ये तो कंडीशन हो गई, ये भी पूरी हो गई और ये भी पूरी हो गई। अब इस वाले पर हम चौथी कंडीशन पर बात कर रहे हैं। ये बोला है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। ओके, जो Q है वो S और W के बीच में, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। अगर मैं Q को यहां मान लो, W को यहां मान लो, देखो यहां पर गड़बड़ हो गई। Q जो है वो S और W के बीच में नहीं आ सकता, ये S और W के बीच में तो Q आ रहा है, तो जाहिर सी बात है Q यहां पर नहीं आ सकता। ओके, तो यहां पर मैं W को रख दूंगा और यहां पर मैं Q को रख दूंगा। ओके, अब देखो W इज नॉट बिटवीन U एंड S। देखो W U एंड S के बीच में नहीं है, जो कि एक करेक्ट कंडीशन हो गई। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। Q S एंड W के बीच में नहीं है, ये भी करेक्ट कंडीशन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, देखो इस पूरी इंफॉर्मेशन को, इन सभी कंडीशन को इस बार एक बार इस अरेंजमेंट पर एक बार रीचेक करूंगा। देखो यहाँ पर P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। बाई P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, बिल्कुल सही। ओके, S इज नॉट द नेबर ऑफ P। S क्या P का नेबर है? नहीं है, बिल्कुल सही। V इज द नेबर ऑफ U। क्या V U का नेबर है? बिल्कुल है। इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, एकदम सही। ओके, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। क्या Q S एंड W के बीच में नहीं होना चाहिए? Q S एंड W के बीच में नहीं होना चाहिए, तो Q यहाँ पर है, S एंड W के बीच में नहीं है, इसका मतलब कंडीशन यहां तक सेटिस्फाई हो गई। ओके, W इज नॉट बिटवीन U एंड S। जो W है वो U एंड S के बीच में नहीं होना चाहिए, और वो नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है क्या, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। अब हमें बताना है कि भाई इन सभी, मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आर वी एक दूसरे के नेबर्स, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, जो नेबर्स नहीं है, तो आर और वी क्या एक दूसरे के नेबर्स नहीं है? देखो आर यहाँ पर है, वी यहाँ पर है, जाहिर सी बात है एक दूसरे के नेबर नहीं है, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में होने चाहिए थे तब नेबर होते, तो आर और वी नेबर्स नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमें और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन तो करेक्ट होने से रहे, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आर और बी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है। अब यहाँ पर विच वन इज इमीडिएट राइट टू द वी, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, डायग्राम भी बिल्कुल सेम रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो टाइम बचाने के लिए मैं उसी पर्टिकुलर डायग्राम को जो पहले हमने अभी बनाया उसको रेफर करेंगे। विच वन इज इमीडिएट राइट टू द वी। अब हमें ये बताना है कि भाई यहाँ पर देखो वी के राइट में, मतलब वी का राइट क्या हो जाएगा? राइट मैंने आपको बताया था, ये सभी के सभी फेसिंग द सेंटर, सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो राइट क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जाहिर सी बात है हमें ये देखना है कि भाई वी के जस्ट एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है। तो पिछले डायग्राम को रेफर करते हैं, वी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, हमें ये बताना है। तो वी देखो ये रहा, अब इसका इमीडिएट राइट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, जो कि बनता है टी, तो जाहिर सी बात है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैंने डायग्राम को दोबारा नहीं बनाया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, यहां से लेकर यहां तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्वेश्चन बदला हुआ है। और क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस। एस की क्या पोजीशन है? क्या एस बिटवीन यू एंड वी है? तो चेक करते हैं, ये एस है, क्या ये यू और वी के बीच में है? बिल्कुल भी नहीं है।
अब ये देखो, इसका मतलब ए ऑप्शन तो रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, क्या डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में एस है? क्या डब्ल्यू के, ये डब्ल्यू देखो यहाँ पर, और राइट क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में हमें एस मिल गया, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इससे अगर आप एप्टीट्यूड पढ़ोगे, देखो इसमें बहुत बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। लेट्स सपोज आपने ये सेशन देखा, अब इस सेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे। जो मैंने ये सेशन लिया ना, जो इसमें मैंने क्वेश्चन समझाए, जाहिर सी बात है वो आपको समझ में आने ही आने हैं, लेकिन मेन चीज पता है क्या होती है? मेन चीज ये होती है कि आप क्वेश्चन को पढ़कर खुद से कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हो, क्या आप खुद से सॉल्यूशन बना पा रहे हो। मेन चीज ये होती है, और ये कब डेवलप होती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे भाई? उसीलिए तो बता रहा हूँ, मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो, इसके अंदर आपको क्वेश्चन की भरमार मिलेगी। ओके, लेट्स सपोज आपने ये पढ़ा, ये सेशन लिया, इसी सेशन से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, इसी सेशन से रिलेटेड आपको नोट्स दिए जाएंगे, और इसी से रिलेटेड आपको जो इस सेशन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो वहां पर मिलेंगे विद टेक्स्ट सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन। और एप्लीकेशन एकदम फ्री है, कोई परचेस नहीं है, कुछ नहीं है, फिलहाल इसमें कोई परचेस नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, और आपको फिर वहां पर क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। अरे यार, अगर पढ़ना है ना, तो इससे बेहतर चॉइस, मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस आपके लिए एप्टीट्यूड सीखने के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। दैट्स इट। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।